स्वागत है आप सभी का टीवी 27 न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। घड़ी में 4 बज चुके हैं और वक्त हो गया है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। हम दिन भर की 4 बड़ी खबरों को लेकर आते हैं। ये वो खबरें हैं जो सबसे ज्यादा प्रभाव डालती हैं, हमसे और आपसे इनका सीधा सरोकार होता है। तो बात करते हैं पहली खबर की, जो सपा के लिए टेंशन बढ़ाने वाली है। लोकसभा चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले पीएम मोदी ने आजमगढ़ में दहाड़ बल्कि सपा के कारनामों के किस्से सुनाए। चर्चा करेंगे आगे इस खबर पर विस्तार से। अब बात करेंगे दूसरी खबर की, जो लालू यादव परिवार की मुश्किलें बढ़ाने वाली है। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव के परिवार के करीबी माने जाने वाले सुभाष यादव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। सुभाष यादव अवैध बालू कारोबार से जुड़े हैं। तीसरी खबर भोपाल के वल्लभ भवन में लगी आग की है, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जांच के आदेश दिए हैं। 7 सदस्यीय समिति मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी। बात करेंगे चौथी और अंतिम खबर की, जो टीएमसी से है। आज टीएमसी और कांग्रेस के बीच चुनावी गठबंधन नहीं होने से पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन को झटका लगा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अपनी पार्टी के 42 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कौन बड़े चेहरे पर दाव लगाएगा, इस पर चर्चा करेंगे। इन चारों बड़ी खबरों की तह तक जाएंगे और आगे हम अपने सहयोगी से विस्तार से बात करेंगे। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले पीएम मोदी ने अखिलेश यादव के गढ़ में सेंध मारने की कोशिश की है। आजमगढ़ की सीट बीजेपी के लिए जो अभी तक टफ मानी जा रही थी, वही मोदी ने उनके ही गढ़ से हुंकार भर के संदेश देने की कोशिश की है कि डबल इंजन की सरकार में विकास रफ्तार से दौड़ने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले चुनाव के समय जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए नेता घोषणाएं कर देते थे, बाद में कोई पूछने वाला नहीं होता था। जांच करने पर पता लगता है कि 30-35 साल पहले घोषणा हुई थी, पत्थर गाड़ दिए गए थे, बाद में पत्थर भी खो जाते हैं और नेता भी खो जाते हैं। मगर आज देश देख रहा है कि मोदी दूसरी मिट्टी का इंसान है। हमने 2019 में जो शिलान्यास किए, आज उसे धरातल पर उतारा जा चुका है। 2024 में भी कोई मेहरबानी करके इन विकास कार्यों को चुनावी चश्मे से न देखे। ये विकास की मेरी अनंत यात्रा का अभियान है। मैं 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प लेकर तेज गति से दौड़ रहा हूं और देश को भी तेज गति से दौड़ा रहा हूं। लेकिन साथियों, आप देखिए, पिछले कई दिनों से मेरे समय की मर्यादा के कारण मैं एक ही स्थान पर से देश के अनेकों प्रोजेक्ट का लोकार्पण कर रहा हूं। और जब लोग सुनते हैं कि देश में एक साथ इतने एयरपोर्ट, एक साथ इतने रेलवे स्टेशन, एक साथ इतने हवाई अड्डे, एक साथ इतने आईआईएम, एक साथ इतने एम्स, लोग अचरज हो जा रहे हैं। और कभी कभी पुरानी जो सोच रहती थी ना, तो इसको भी उसी चौखट में बिठाते हैं और क्या कहते हैं, अरे भाई ये तो सब चुनाव का मौसम है ना। अरे मेहरबान, चुनाव के मौसम में पहले क्या हुआ करता था? पहले की सरकारों में बैठे हुए लोग जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए घोषणाएं कर देते थे। कभी कभी तो इनकी हिम्मत इतनी होती थी कि पार्लियामेंट में भी रेलवे की नई नई योजनाएं घोषित कर देते थे, बाद में कोई पूछने वाला नहीं। और जब मैं एनालिसिस करता तो 35 साल पहले घोषणा हुई। कभी चुनाव के पहले पत्थर गाड़ देते थे आकर के, फिर खो जाते थे, पत्थर भी खो जाते थे, नेता भी खो जाते थे। यानी सिर्फ घोषणाएं होना। और मुझे याद है, जब 2019 के वर्ष में मैं कोई भी योजना घोषित करता था या शिलान्यास करता था, तो पहला हेडलाइन यही बनता था कि देखो भाई, ये तो चुनाव है इसलिए हो रहा है।
लखनऊ से टीवी 27 न्यूज के ब्यूरो चीफ अमरेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनके पास चलेंगे और आज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल आजमगढ़ से हुंकार भरी है, विपक्षों को आईना भी दिखाया है और विकास के पथ पर उत्तर प्रदेश और भारत डबल इंजन की सरकार में सरपट दौड़ने वाला है, ऐसी बातें कही हैं। अमरेंद्र, क्या कुछ बड़ी बातें रही आज प्रधानमंत्री के संबोधन की और उसके बाद आजमगढ़ के क्या हाल है? देखिए, कुल मिलाकर प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ी बात जो कही वो 2047 का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2047 तक हम जो है देश को उस लेवल तक ले जाने की योजना बना के हमने रखी है जो इस देश को मिलना चाहिए, जहां इस देश को पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा जब मैं एक जगह से ढेर सारी घोषणाएं या ढेर सारे लोकार्पण या शिलान्यास करता हूं, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, समय कम है, तो लोग इसको भी उसी चश्मे से देखते हैं जिससे पहले देखा करते थे। उन्होंने कहा अब समय है कि लोग विकास कार्यों को चुनावी दृष्टि से न देखें, लोगों को विकास, क्योंकि जो भारतवासी हैं, जो भारत के लोग हैं, विकास उनके लिए आवश्यक है और इस देश को अपना शीर्ष जो अपना विकसित भारत का जो शीर्ष स्तर है वहां तक जाना ही होगा। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री एक ओरेटर जैसे भी नजर आए। हालांकि वो आजमगढ़ जैसे जगह पर बोल रहे थे तो निश्चित रूप से आजमगढ़ एक जोशो खरोश की जगह है। आजमगढ़ की धरती ऐसी रही है जिसने 10 के 10 विधायक पहले समाजवादी पार्टी को दे दिए और उसके बाद उपचुनाव में सांसद भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। तो अब एक बड़ी उम्मीद लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने आजमगढ़ से आज आगाज किया और प्रधानमंत्री उसी सुर में, उसी मूड में दिख रहे थे। अमरेंद्र, भले ही प्रधानमंत्री ने कहा है कि विकास परियोजनाओं को चुनावी चश्मे से ना देखा जाए, लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि आगामी लोकसभा चुनाव चूंकि अब बेहद करीब है, इन चीजों का सीधा फायदा भाजपा को मिलता नजर आएगा? हालांकि आजमगढ़ हम समझ रहे हैं कि ये सीट भाजपा की उतनी ज्यादा प्रसिद्ध सीट नहीं है, बाकी पार्टियों का भी इस पर दबदबा रहता है, तो ऐसे में क्या चुनावी फायदा इन चीजों का बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, निश्चित रूप से एक योजनाबद्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उसके शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री हैं इस देश के, उन्होंने अगर आजमगढ़ को चुना, आजमगढ़ को आज अपना गढ़ बनाया, तो निश्चित रूप से उनका इसके पीछे बड़ा प्लान, बड़ी योजना रही होगी। क्योंकि पूर्वांचल का केंद्र का शहर है आजमगढ़। आजमगढ़ से एक तरफ गोरखपुर, एक तरफ वाराणसी और एक तरफ प्रयागराज और एक तरफ मिर्जापुर लास्ट में, इन सब की कहीं न कहीं कनेक्टिविटी आजमगढ़ से रहती है। और भोजपुरी भाषा बोलने वाले और भोजपुरी भाषा सुनने वाले, जानने वाले लोगों के लिए आजमगढ़ एक बहुत बड़ा केंद्र है। एक और बात कि आजमगढ़ लंबे समय तक कभी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं रहा। एक बार रमाकांत यादव भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर आजमगढ़ से सांसद हुए थे, उसके बाद वहां से लगातार अखिलेश यादव की पार्टी जो है आज की डेट में समाजवादी पार्टी, उसका दबदबा रहा। मुलायम सिंह यादव खुद वहां से सांसद रहे, अखिलेश यादव खुद वहां से सांसद रहे और लंबे समय तक आजमगढ़ ने समाजवादी पार्टी को जो है वो वोट दिए, आजमगढ़ समाजवादी पार्टी को सिरमौर बनाया। लेकिन पिछले उपचुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर एक यादव कैंडिडेट को ही धर्मेंद्र यादव के खिलाफ, जो कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे, उतारा, तो भारतीय जनता पार्टी ने उस बेटे को, जो उनके क्षेत्र का बेटा था, उसको एक मौका दिया भारतीय जनता पार्टी ने। और वो जब जनता के बीच में गया, उसने कहा हम आपके बीच के बच्चे हैं। अगर बात यादव को जिताने की है तो यादव तो हम भी हैं। मैं भी उस चुनाव में था, कवरेज में, अपने भाषणों में निरहुआ यही कहा करते थे, अगर बात यादव का बेटा के होए तो हम यादव होए। और उसके अलावा वो कहते थे कि 1.5 साल का चुनाव है, आप हमें मौका दीजिए। अगर हमने उपचुनाव में सांसद बन के कुछ अच्छा किया क्षेत्र में, तब हम दोबारा आपके सामने आएंगे। और निरहुआ एक बार फिर सामने हैं और भोजपुरी भाषा बोलने वाले लोगों पर बड़ा भरोसा भारतीय जनता पार्टी ने जताया है। 4 भोजपुरी सिने स्टार्स को भाजपा ने टिकट दिया। हालांकि पवन सिंह ने आसनसोल से टिकट वापस किया, लेकिन फिलहाल जेपी नड्डा से उनकी कुछ बात और आजमगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भोजपुरी भाषा में लोगों से संवाद भी की। उन्होंने भोजपुरी में लोगों का दिल जीतने की कोशिश की, तो निश्चित ही इसका फायदा 2024 चुनाव में बीजेपी को कहीं ना कहीं मिलेगा। फिलहाल अमरेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। दूसरी बड़ी खबर बिहार से सामने आ रही है, जहां लालू प्रसाद यादव के करीबी और आरजेडी नेता सुभाष यादव को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने सुभाष यादव के 8 ठिकानों पर 14 घंटे छापेमारी की थी। जानकारी के मुताबिक दानापुर स्थित आवास से 2 करोड़ कैश के अलावा
अकुत संपत्ति से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। सुभाष यादव बालू के अवैध कारोबार से जुड़े हैं। सुभाष यादव 2019 में आरजेडी के टिकट पर लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद लालू परिवार की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता आयुषी मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। आयुषी, लालू परिवार की मुश्किलें पहले ही लैंड फॉर जॉब मामले में लगातार बढ़ती जा रही थी और अब उनके करीबी भी ईडी के शिकंजे में बुरी तरह से फंस गए हैं। बिहार की पॉलिटिक्स में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर क्या कुछ हो रहा है और इसका किस तरह से समीकरण पर प्रभाव पड़ेगा? जी बिल्कुल शिवानी, जिस तरीके से सुभाष यादव पर ईडी ने अपना शिकंजा कसा है और जिस तरीके से देखा जा सकता है कि 2 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए हैं, उसके साथ कई ऐसी गैर सरकारी दस्तावेज भी उनके घर से बरामद हुए हैं और सुभाष यादव लालू यादव से काफी करीब हैं, लालू परिवार से काफी करीब है। या लैंड फॉर जॉब मामले में भी देखा जाए तो कई ऐसी जमीनें और फ्लैट्स हैं जो सुभाष यादव द्वारा खरीद बिक्री की गई है। तो ऐसे तमाम तरह के आरोप लगे हैं और उसके बाद सुभाष यादव जिस तरीके से अब ईडी के रडार पर आए हैं, आपको बता दिए पहली बार नहीं, इससे पहले भी आयकर विभाग द्वारा, इनकम टैक्स द्वारा भी 2018 में सुभाष यादव पर छापेमारी की गई थी और बालू खनन माफिया उनको कहा जाता है। बिहार में एक बाहुबली नेता की छवि है उनकी और जिस तरीके से पिछले लंबे समय से वो बिहार की आयुषी, आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे, सीधे आपको ग्वालियर लेकर के चलते हैं जहां मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं। ग्वालियर में मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। पहले अभी जिनने अपनी बात पूरी की, हमारे अपने लोकप्रिय नेता यशस्वी मंत्री माननीय सिंधिया जी, अभिनंदन करें सिंधिया जी का, माननीय महामहिम का, और मंच पर विराजमान न्यायमूर्ति माननीय माहेश्वरी जी, माननीय सतीश शर्मा जी, माननीय मलिमठ जी, हमारे रोहित आर्या साहब, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वय, माफ करना मेरा गला बैठा हुआ भाषण दे देकर, लेकिन मुझे बड़ा मजा आ रहा था। बैठे बैठे जिसका गला बैठा और बाकी बोलने वाले इतने तो अपना काम वैसे निपट जाता है। मैं आज के इस नवीन भवन के लोकार्पण के अवसर पर ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता हूं। न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, विधायिका, खास करके ऐसे तीनों अंगों के माध्यम से लोकतंत्र जीवित रहता है और लोकतंत्र के जीवित रहने के मुखिया के नाते से महामहिम हमारे यहां मौजूद है। और ये बात भी सही है कि जुडिशरी भवन के बनने से कितने पक्ष अलग अलग आनंदित होते हैं। एक पक्ष जो जुडिशरी में सीधे सीधे इन्वॉल्व है वो हमारे अभिभावकगण और न्यायाधीशगण, दूसरे हमारे पक्ष विपक्ष के संबंधित पक्षकार, तीसरा इन व्यवस्थाओं को संचालित करने वाली सरकार। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ग्वालियर में जिस जगह भवन का ये लोकार्पण हुआ उसका इतिहास भी हमारे सामने आया। 1938 में स्थापित होने वाली हाई कोर्ट में जिला कोर्ट भी चलता आया और नया भवन जब बनकर के अलग अलग जगह हुआ है। मैं माननीय माहेश्वरी जी बता रहे थे कि ये लंबी श्रृंखला है, ऐसे कई भवनों की भूमिका में उनका बड़ा रोल है। मैं आपका भी स्वागत करता हूं और सरकार का मुखिया होने के नाते से ये सारे सुझाव भी मैं अपने आप में संकलित करता जा रहा हूं, क्योंकि डिमांड आएगी तो घूम घाम के आना एक ही जगह, दूसरा कोई उसका स्थान नहीं है और वो गलत भी नहीं है। अगर अभिभाषक की कोई व्यवस्थाओं के हमको कोई व्यवस्था खर्च करना है तो भी क्या गलत है, और न्यायालय से जुड़े हुए किसी पक्ष में कोई आवश्यकता होगी। लेकिन एक बात अंततः ये बात सही है कि हमारी सारी व्यवस्थाओं में सबसे ऊपर अगर कोई है तो वो संबंधित पक्ष जो इंतजार कर रहा है, वो गरीब आदमी जिसके मन में न्याय की आशा अपेक्षा लेके आ रहा है, उसके साथ न्याय हो
और मैं अपनी शुभकामना देता हूं। निश्चित रूप से ये मान के चलता हूं कि इतना बड़ा भवन उसकी आशा अपेक्षा पे जरूर खरा उतरेगा। ये मैं शुभकामना देता हूं अपनी तरफ से। हमारा तंत्र इतना बढ़िया है। मैं माननीय माहेश्वरी जी से बात कह रहा था कि मैं जब उज्जैन विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष था, मेरे जीवन की एक सच्ची घटना घटी और उस घटना का थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। स्वाभाविक रूप से हम जनप्रतिनिधि है तो जनता के संपर्क में भी रहते हैं, लेकिन उसके अपने रोल रहते हैं। दो झुग्गी वाले पास पास रहते हैं। एक झुग्गी में रहने वाली महिला, उसके पति भी घर में नहीं, 2-3 बच्चे उसके। अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करने के लिए वो सबसे पहले उनको अपना तैयार करके उनकी अपनी आवश्यकता की पूर्ति करती। फिर 6 बजे से जाग करके आसपास में बर्तन मांज करके 8:30-9 बजे तक दूसरे क्या काम करती और 9 बजे बाद वो अपनी दाड़की करने के लिए 9 बजे से 6 बजे किसी के काम करने जाती थी। बेचारी एक अकेली महिला इतनी मेहनत करती, तो जिन सामने घरों में जाती बर्तन मांजने, वो भी बड़े उसको सम्मान की निगाह से देखते हैं। लेकिन जैसा होता है कि पास में जो घर था, वो झुग्गी थी जिसकी, वो दारू पी करके अपने घर में रोज लड़ाई करता रहता था और लड़ने के बाद दोनों लड़ते थे और स्वाभाविक से वो पास में महिला रहती, अपने बच्चों को लेकर के बिना बात से उनसे भी झगड़ा करने लग जाते। वो जैसे तैसे अपने को बचा बुचू के अपने बच्चे पाल पोस रही। अचानक एक दिन क्या होता है कि वो दोनों पति पत्नी झगड़ते झगड़ते पत्नी को गुस्सा आता तो अपने घर में से पेट्रोल निकाल करके अपने शरीर पे डाल लेती है अपने हाथ से, और वो पति मौजूद है और वो आग लगा लेती। अब पति भी उसको बचाने के बजाय खुद बच के दूर खड़ा हो जाता है और संयोग से आसपास वाले निकलते और जलती महिला को बुझा करके हॉस्पिटल पहुंचाते। पूरा मोहल्ला देख रहा है, लेकिन देखने के बाद में भी जब वो हॉस्पिटल जाती तो पता नहीं क्या होता है। महिला मरने के पहले बयान में उस पे घास पेट्रोल किसने डाला, आग किसने लगाई, वो पड़ोस की महिला का नाम लिखा देती, जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन जैसे हमको मालूम मृत्युपुर कथन में तो बेचारी वो पास की फंस गई। अब ये जो मोहल्ले वाले सब मेरे पास आए कि ये कैसे भी करके इस महिला के छोटे छोटे बच्चे, ये जेल में जा रही है, अब बचा लो इसको कैसे भी करके। मेरे पास कुछ उसका उत्तर नहीं था। मैं क्या करता था, मैंने कहा मैं एक काम करता हूं, यहाँ के न्यायाधीश से एडीजे में प्राधिकरण का अध्यक्ष, उनके मकान अभी सरकारी मकान मिल नहीं रहे थे, तो मैंने अपना प्राधिकरण का मकान दिया था, मैं आपकी बात पहुंचा दूंगा। तब तक टीआई से बोला कि भैया काम करना, इस महिला को पकड़ना मत, नहीं तो इसके बच्चे को कौन रोटी खिलाएगा, बड़ी तकलीफ हो जाएगी। और संयोग ऐसा होता कि मैं वो टीआई को भी बोलता हूँ, टीआई मेरी बात मान जाता है। इधर से मैं न्यायाधीश के पास जाता हूँ कि साहब ऐसा करना, क्या आपका जो फैसला होगा हो जाएगा, ऐसा कोई रास्ता निकालो कि इसकी बेचारी की जमानत जल्दी हो जाए तो इसका काम चलेगा। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी बात पूरी उनने ध्यान से सुनी। उनने कहा भाई एक काम करो, ये पूरा जमानत करने से काम नहीं चलेगा, आप 1-1.5 महीने का टाइम मेरे को दे सकते हैं। तो मैंने कहा क्यों? बोले मैं इसका फैसला ही कर दूंगा। और मुझे वास्तव में अपनी न्यायपालिका पे गर्व हुआ कि 1.5 महीने के अंदर उनने 302 मर्डर का पूरा फैसला उस महिला के पक्ष में दे दिया। मुझे लगा कि वास्तव में ये न्याय जिंदा है। ये कुछ भी किया होगा, कैसे किया, ये बात सही है, लेकिन ये मुझे एक बात की पीड़ा आज भी है कि ये हमारी न्याय व्यवस्थाओं के माध्यम से कहीं न कहीं ये कोई ऐसे रास्ते हो सकते क्या कि न्याय को कोई तीसरा पक्ष से भी मालूम पड़े। वो क्या हो सकता है ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वर्तमान की न्याय व्यवस्था में सीआरपीसी, आईपीसी जो संशोधित करके रूप ला रहे हैं, हो सकता है ये इस प्रकार की व्यवस्थाओं के नजदीक पहुंचे। और आज नहीं तो कल क्या ऐसा हो सकता है, जैसे विक्रमादित्य की बात माननीय माहेश्वरी जी ने कही है कि हमारे अपने बलबूते पर भी कोर्ट के कार्य व्यवहार को लेकर के, कोर्ट की व्यवस्थाओं को लेकर, यद्यपि कई फैसले हमारे लिए मिसाल बनते हैं, आने वाले समय में उससे कोई लाइन बनती है, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ न्याय परंपरा बहुत प्राचीन है, हो सकता है परमात्मा करेगा निश्चित रूप से कोई अच्छा मार्ग निकलेगा। लेकिन आज तो मैं ग्वालियर की धरती पर आकर के न्यायालय भवन, इतना बड़ा भवन जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भवन है, उसका लोकार्पण हुआ है।
मेरी अपनी ओर से शुभकामना देता हूं और यहां के बार एसोसिएशन ने जो जो मांगा है वो सब देने की घोषणा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. Honorable Governor of Madhya Pradesh has made this moment memorable by inaugurating this new district court complex. I would now humbly request Shri Mangu Bhai Patel, Honorable Governor, Madhya Pradesh, to kindly grace this august gathering by delivering his inaugural address. Sir. सभी को नमस्कार। जिला न्यायालय कॉम्प्लेक्स ग्वालियर के उद्घाटन कार्यक्रम में अपने बीच उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी, नागर विमान एवं अस्पताल भारत सरकार मंत्री श्री, ऐसे तो मैं मध्य प्रदेश में हूं इसलिए उनको बेटा कहूंगा, गुजरात जाऊंगा तो जरूर दामाद कहूंगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव को लाइव सुना आपने। फिलहाल हम 4 बजे 4 बड़ी खबरों का रुख कर रहे थे। तीसरी खबर आपको बता दें मध्य प्रदेश से है, जहां मध्य प्रदेश सरकार के राज्य सचिवालय बल्लभ भवन में लगी आग की जांच के लिए समिति का गठन किया गया है। एसीएस मोहम्मद सुलेमान की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमेटी जांच करेगी। उन्हें 3 दिन के भीतर प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। सदस्यों में संजय दुबे, नीरज मंडलोई, डीएपी आहूजा, आशुतोष राय, पवन शर्मा आयुक्त संभाग सदस्य और हरि नारायण चारी मिश्रा आयुक्त पुलिस भोपाल सदस्य शामिल होंगे। बता दें कि वल्लभ भवन प्रदेश शासन की सबसे अहम कार्यालय है, जिसमें मुख्यमंत्री समेत कई मंत्रियों के दफ्तर हैं। यहाँ सरकारी विभागों से जुड़े अहम दस्तावेज रखे हुए थे। बताया जा रहा है कि आग में कई अहम दस्तावेज जलकर राख हो गए हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों बल्लभगढ़ स्थित सरकारी बिल्डिंग में आग लग जाने से कई सरकारी दस्तावेजों के जलकर राख हो जाने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जांच के आदेश दिए हैं। जांच के लिए कमेटी बनाई गई है। और अब 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में आखिरी खबर का रुख करेंगे। टीएमसी और कांग्रेस के बीच चुनावी गठबंधन नहीं होने से पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन को झटका लगा है। टीएमसी सुप्रीमो और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अपनी पार्टी के 42 उम्मीदवारों की घोषणा के लिए जन गर्जन सभा बुलाई। टीएमसी की इस लिस्ट में क्रिकेटर यूसुफ पठान और अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा जैसे स्टार भी शामिल हैं, जबकि 16 मौजूदा सांसदों पर फिर से भरोसा जताया है। हालांकि मौजूदा सांसद नुसरत जहां जैसे कुछ सांसदों का टिकट भी काटा गया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी अब असमंजस में है। चुनाव के अब ज्यादा समय नहीं रह गए हैं। कांग्रेस क्या करेगी, पार्टी नेता क्या रणनीति अपनाएंगे, इसकी चर्चा जोरों पर है। चार बजे की 4 बड़ी खबरों के इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है। आप देखते रहिए TV27 न्यूज।